एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का जो चैप्टर है आपका जीवों में जनन। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि परिभाषा और जो कॉन्सेप्ट वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है, सभी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जीवों में जनन, इस चैप्टर का जो परिचय है, मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाननी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ जैसे इसमें जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जीवों में जनन, इस पर जो है एक टिप्पणी लिखिए, तो टिप्पणी में भी आप जो है इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले परिचय में क्या लिखेंगे इस चैप्टर का कि प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में एक निश्चित तथा नियमित अवस्था से गुजरता है। जीव का जन्म होता है, वह वृद्धि करता है और उसमें जनन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नए, ठीक है, नए जीव का जन्म होता है। धीरे धीरे यह जीव भी वृद्धि करता है, किशोरावस्था में आता है तो जनन करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त करता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को जीवों में जो है जनन बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे जो है अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जीव के जन्म से लेकर, ठीक है, जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाता है कि जीवन काल क्या होता है, तो आप जो है इतना चीज़ें जो है लिख सकते हैं कि जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल जो है क्या कहलाता है, उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी पर हजारों वर्ष से पादप तथा जंतुओं की अनेक जो है स्पीशीज मौजूद हैं और प्रत्येक स्पीशीज अपने तरह के जीवों को जन्म देते हैं। यह जनन द्वारा संभव होता है। ठीक है, अब देखिए जनन क्या होता है। अब किसमें जो है आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि कौन से जीव की जो आयु है, ठीक है, यानी जीवन काल है, वो जो है कितनी वर्ष तक या फिर कितने दिनों तक या फिर कितने सप्ताह तक होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ जीवों की जीवन अवधि, ये जो है आपसे ऑप्शनल में भी पूछता है, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि तितली का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 1 से 2 सप्ताह का होता है। ठीक है, और आयु यहाँ पर जो है आयु लिखी हुई है वर्ष में। ठीक है, बिल्ली का जो है 35 से 40 वर्ष तक होता है। मगरमच्छ का अगर पूछा जाता है कि जीवन काल कितना होता है, तो यह जो है मैक्सिमम 60 वर्ष तक होता है। कौवा का जो है 15 वर्ष तक होता है। कुत्ता का जो है 20 से 30 वर्ष तक होता है और हाथी का जो है 65 वर्ष तक होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि चील का जीवन काल कितने वर्ष तक होता है, तो यह जो है 90 होता है जी। घोड़ा का जो ऐसे ही 60 होता है। बंदर का जो है 26 होता है। तोता का 140 होता है। कछुआ का जो है 200, ठीक है, और बरगद का जो है 200, यानी और गेहूं का पौधा जो होता है वह जो है 4 से 5 माह तक ही होता है। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जीव हैं जिनका जीवन काल जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आपसे देखिए पूछा जाता है इस चैप्टर से कि जनन क्या होता है। ठीक है, तो जनन के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसमें देखिए जो चीज़ें लिखी हुई है, ये सब चीज़ें जो आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जितनी भी बातें इसमें लिखी हुई है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें आपको सभी चीज़ें याद ही हो जाए। ठीक है, तो कुछ भूलेंगे भी, कुछ नहीं भी आएगा। ठीक है, बस इसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए कि जनन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिससे वे अपने ही समान छोटे से जीव को जन्म देता है। इसे क्या कहते हैं, इसे जो है जनन कहते हैं। जनन क्रिया वास स्थान, शारीरिकी व कायिकी पर आधारित होता है। ठीक है, जनन प्रक्रिया एक ही जीव द्वारा की जा सकती है या यह दो जीव के बीच भागीदारी पर आधारित भी रहती है। ठीक है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन से होती है तो वह जो है अलैंगिक जनन कहलाता है, और जब दो विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तब हम इस प्रकार के जनन को जो है लैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लैंगिक जनन जो है बोलते हैं। सबसे पहले हम जो है अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं कि अलैंगिक जनन जो है क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है कि अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें एकल जीव के द्वारा स्वयं के समान संतानें उत्पन्न होती हैं जो अकार्यकी व आनुवंशिकी में जनक के समान होती हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपका अलैंगिक जनन हो गया। ठीक है, अलैंगिक जनन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अमीबा में जो द्विखंडन होता है, ये भी जो है अलैंगिक जनन का भी उदाहरण है। ठीक है, इससे भी प्रश्न आपके बनते हैं कि अमीबा में द्विखंडन विधि को जो है विस्तार से समझाइए। ठीक है, 4 अंक में भी पूछा जाता है, 4 नंबर में।
ठीक है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है और जो है लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो देखिए अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में एक निश्चित वृद्धि के बाद क्रोमोसोम का द्विगुणन हो जाता है तथा केंद्रक विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं को जन्म देता है। ये पुत्री कोशिकाएं वृद्धि करती हैं तथा पूर्ण परिपक्व होने पर जनन क्रिया करती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका पेरेंट सेल है। ठीक है, एक जो है पूरा एक पेरेंट सेल है। ठीक है, इसमें जो है एक न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस यानी कि ये जो है केंद्रक है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये जो है अगले स्टेज में ये क्या करेगा कि अगले स्टेज में ये जो है थोड़ा सा फैलना शुरू होगा। ठीक है, और इसका जो केंद्रक है वो भी फैलना शुरू होगा, है ना। यहाँ पर ये जो है देख सकते हैं, मैं जो है ग्रीन से आपको समझा देता हूँ। तो देखिए ये जो है क्या हुआ कि फैलना शुरू हुआ थोड़ा सा ना, और ये जो है इस तरीके से ये जो फैलना शुरू हुआ। अब ये जो है द्विखंडन मतलब कि दो दो जगह इसका जो है खंडन हो जाता है। ये जो है इसका केंद्रक अलग हो जाता है। देखिए ये जो है इसका केंद्रक हो गया, ये अलग हो गया इसका केंद्र, और ये भी जो है बीच में से ये जो है पतला हो जाता है और जो है टूटने लगता है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में यह जो है अलग अलग दो कोशिकाएं हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो है दोनों जो है इस सेल का जो है डॉटर सेल कहलाती है। ठीक है, ये जो है पेरेंट सेल था, यहाँ पर ये जो है पेरेंट सेल था, और इसका जब खंडन हुआ तो खंडन होने के बाद यहाँ पर ये जो है डॉटर सेल बन गया, दो डॉटर सेल बन गया। ठीक है, ये जो है चित्र जो है अमीबा में द्विखंडन की विधि को दर्शाता है। इस तरीके से आप लोग जो है लिख सकते हैं। अगर आपसे देखिए पूछा जाता है कि यीस्ट में मुकुलन विधि को समझाइए, ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे लिखेंगे कि यीस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इस विधि में मृतक मृतक कोशिका, ठीक है, मृतक नहीं मातृ कोशिका, ठीक है, मातृ कोशिका मतलब कि पेरेंट सेल जैसा अमीबा में था। ठीक है, मातृ कोशिका से एक अथवा अनेक उद्धर निकलते हैं, इन्हें मुकुल कहते हैं। मातृ कोशिका का केंद्र, मातृ कोशिका मैं बार बार कर रहा हूँ क्या होता है, मातृ कोशिका जो है पेरेंट सेल होता है। ठीक है, मातृ कोशिका का केंद्रक सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक केंद्रक और कुछ कोशिका द्रव्य मुकुलन में पहुंच जाता है। कोशिका भित्ति बनने के बाद मुकुल जनन कोशिका से अलग हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यीस्ट में मुकुलन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ये जो है एक पूरा जो है एक विजिटेटिव सेल है। ठीक है, ये जो है एक पूरा सेल है। इसके बाद जो है ये देखिए ये भी जो है थोड़ा सा अलग हो गया, मतलब अभी जो है चिपका ही हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है अलग नहीं होते हैं। ठीक है, केंद्रक बस अलग होते हैं, इसके जो सेल हैं वो जो है अलग नहीं होते। ठीक है, जैसे देखिए ये भी जो है इसी में चिपका हुआ है, ये जो है अलग हो जाएगा। इसमें जो है कई प्रकार के सेल बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है दो ही केंद्रक बनेंगे। ठीक है, इसमें कई प्रकार के केंद्रक बनेंगे। यहाँ से देखिए ये जो है जब टूटेगा तो ये एक इधर केंद्रक हो जाएगा, ये एक इधर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी ये जो है आपका अलग हो गया है। ठीक है, ये एक केंद्रक है। देखिए यहाँ से ये भी जो है टूट रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है केंद्रक अलग अलग हो जाएगा। मतलब कि अमीबा में क्या था कि पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल था वह जो सिर्फ दो कोई केंद्रकों को अलग कर देता। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जो है कई प्रकार के केंद्रक बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है यीस्ट में मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन होता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु का निर्माण। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में जो चल बीजाणु का निर्माण होता है ये कैसे होता है, तो ये तो उतना नहीं पूछता है बट पूछ सकता है आपके सिलेबस में है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि शैवाल में अलैंगिक जनन विखंडन खंडन तथा कई प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। शैवाल क्लेमाइडोमोनास में प्रोटोप्लास्ट के विभाजन से दो या चार चल बीजाणु बनते हैं। ये गतिशील तथा द्विकाशाभिक होते हैं। प्रत्येक चल बीजाणु कुछ समय पश्चात वयस्क क्लेमाइडोनस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये इसका जो चित्र है वो जो है कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो है पेरेंटल जो है रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे पहले आपका ये जो है कुछ इस तरीके से था। ठीक है, और ये देखिए इसका जो केंद्रक है ये जो है अलग अलग हो गया है।
ठीक है। अभी इसमें इसमें से देखिए 2 केंद्रक इधर इधर बनाएंगे, ठीक है, और इसमें से भी 2 केंद्रक इधर इधर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 हो गया इधर, 2 इधर हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये भी 2 बनाएगा, ठीक है। ये 2 कैसे बनाएगा, देखिए ये 2 बन गया, ठीक है, और इधर वाला जो है ये भी 2 बनाएगा, ये 2 बन गया, ठीक है। अब नीचे वाला जो है ये 2 बनाएगा और ऊपर वाला भी जो है ये 2 बनाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये जो है आपका होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हाइड्रा में मुकुलन आपसे पूछता है कि हाइड्रा में मुकुलन जो है किस प्रकार से होता है, ये जो इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए क्या होता है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। सीफा या साइनस नामक स्पंज में भी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। स्पंज के सिलेंडर, ठीक है, के बेस से एक उद्धर्ध निकलता है। यह मुकुल बढ़कर मातृ सिलेंडर के, ठीक है, इस मातृ सिलेंडर से लगा रहता है और या इससे अलग होकर नए जीव की तरह व्यवहार करने लगता है। स्पंज में अलैंगिक जनन आंतरिक मुकुल द्वारा भी होता है। इस आंतरिक मुकुल को जेम्यूल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है हाइड्रा का जो है चित्र बना देंगे, ठीक है। ये जो है ऊपर मुख हो गया, ये अधोमुख हो गया और ये उपकलिका, ये 3 जो है कलिकाएं हो गए, ठीक है, 3 कलिका हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है लिख देंगे। उसके बाद जो है कायिक प्रवर्धन आपसे पूछ सकता है। तो इसमें अगर आपसे पूछता है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि विकसित पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं। यानी कि ये जो जनन होता है ये जो है विकसित पौधों में होता है, ठीक है। और यह कायिक जनन जिन संरचनाओं से होता है उन्हें कायिक प्रवर्ध या फिर प्रोपेम्यूल कहते हैं, ठीक है। सभी कायिक जनन रूपांतरित तने से ही नहीं होते, पत्तियों से भी नए पौधे बनते हैं, जैसे कलंद, ठीक है, वर्टिसिलेटा तथा पत्थर चट्टाने, ठीक है, पत्थर चट्टा में, ठीक है। अब देखिए पत्थर चट्टा में क्या होता है कि पत्तियों के कटे किनारों में अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। ये कलिकाएं मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही सामान्य विधियां हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है आपका चित्र जो है बना देंगे। ये जो है अलैंगिक जनन का जो है पत्थर चट्टा, ये जो है पौधा होता है, ठीक है। पत्थर चट्टा जो है ये एक पौधे का नाम है, ठीक है। ये किसी पत्थर का नाम नहीं है, ठीक है। ब्रायोफिलम बोलते हैं इसको जो है इंग्लिश में, ठीक है, ब्रायोफिलम या फिर जो है पत्थर चट्टा बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है लैंगिक जनन आता है। तो लैंगिक जनन आपसे पूछा जाता है कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि लैंगिक जनन लगभग सभी जीवधारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, परंतु उच्च वर्गीय पौधों तथा जंतुओं में विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक बनाए जाते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न से युग्मनज बनता है। यह विकसित होकर नए जीव को जन्म देता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए नर तथा मादा दोनों ही प्रकार के गैमीट अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। इस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ठीक है। अब जो देखिए जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अंड मतलब कि अंडज, ठीक है, तथा शुक्राणु में केवल 33 क्रोमोसोम विद्यमान रहते हैं। निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है, जिसमें पुनः क्रोमोसोम की संख्या 46 हो जाती है। इस प्रकार संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनक जीव के समान हो जाती है। इस क्रम में संतति में दोनों जनकों की कुछ विशेषताएं मिश्रित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है लैंगिक जनन के बारे में। फिर देखिए पादप में कैसे लैंगिक जनन होता है। तो पादप कवक तथा जंतु बाह्य आकारिकी का आंतरिक संरचनाओं तथा शारीरिक क्रिया विज्ञान, ठीक है, शारीरिक क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, परंतु ये जीव सब लैंगिक जनन के लिए पास आते हैं तथा सभी में एक समान पैटर्न पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि पादप वार्षिकी, द्विवार्षिकी तथा बहुवार्षीय होते हैं, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें वर्ष में एक पुष्पीकरण होता है, जैसे गुड़हल। कुछ पादपों जैसे जामुन, लीची आदि में वर्ष भर में एक बार पुष्पन होता है, ठीक है। पुष्पन मतलब कि
वही जो है आपका प्रजनन, पौधों में जो जनन होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जंतुओं में किशोर अवस्था के बाद आकारिकी व शरीर क्रिया विज्ञान में बदलाव आता है। उसके बाद उनमें प्रजनन व्यवहार शुरू होता है। पुरुषों में दाढ़ी मूछों को अपना, ठीक है, दाढ़ी मूछों को जो है आना तथा महिलाओं में स्तन का बढ़ना, ठीक है, रक्त ऋतुस्राव आदि से जनन अवस्था का पता लगाया जा सकता है। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था की विधि अवधि होती है। ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, मादा मेढक के शरीर के से अंडे निकलकर पानी में आ जाते हैं जहां उनमें निषेचन की क्रिया होती है। नर तथा मादा छिपकली के संगम से निषेचित अंडे बनते हैं जो वृद्धि करके एक नया जीव बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए मध चक्र या ऋतुस्राव चक्र क्या होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में जो है आपसे पूछा जाता है, टिप्पणी भी लिखने को आता है। तो देखिए अपरास्तनी स्तनपायी जीवों में जनन अवस्था में शारीरिक बदलाव आने लगते हैं। इनमें अंडाशय की सक्रियता तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गाय, कुत्ता, हिरण, ये सब जो होते हैं। ठीक है। फिर जो है इस प्रकार का चक्र प्राइमेट में पाया जाता है तथा उसे ऋतुस्राव कहते हैं। उदाहरण के लिए ऋतुस्राव मनुष्य चक्र में पाया जाता है, बंदर तथा गोरिल्ला में भी पाया जाता है, ये सब चीज़ें। ठीक है। फिर जो है लैंगिक जनन की घटनाएं जो है, इस पर भी जो है आपसे पूछा था कि लैंगिक जनन की घटनाएं हेडिंग में क्या लिखेंगे। तो देखिए इसमें जो है जीवों में लैंगिक जनन के दौरान होने वाली सभी प्रक्रिया एक निश्चित क्रम का पालन करती हैं। लैंगिक जनन में नर तथा मादा जनन युग्मनज में भ्रूणों, ठीक है, भ्रूणों द्रव के पश्चात नए भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है। जीवों में लैंगिक जनन को सामान्यतया 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है निषेचन, जिसे पूर्व घटनाएं कहते हैं। उसके बाद जो है निषेचन की क्रिया होती है। फिर जो है निषेचन के बाद जो है पश्च घटनाएं होती हैं। ठीक है। अब ये निषेचन के पूर्व घटना क्या है, तो इसके बारे में जो है देखते हैं। ठीक है। हेडिंग लिखेंगे निषेचन के पूर्व की घटना। ठीक है। तो इसमें देखिए गैमीट्स के संयोजन से पूर्व की सभी घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं। इनमें गैमीट्स का बनना तथा उनका स्थानांतरण दोनों ही सम्मिलित हैं। युग्मक, ठीक है, युग्मक के बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर तथा मादा दोनों युग्मनज बनते हैं। दोनों प्रकार के युग्मक अगुणित होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है क्या लिखेंगे कि फ्यूकस, ठीक है, फ्यूकस में नर युग्मक को पुमड़ू तथा मादा युग्मक को अंडज, शुक्राणु, ये जो है शुक्राणु है। ठीक है। तथा मादा युग्मनज को अंडज कहते हैं। जंतुओं तथा मनुष्य में नर युग्मकों को शुक्राणु तथा मादा युग्मकों को अंड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है जीवों में लैंगिकता कैसे होती है। ठीक है। हेडिंग डालेंगे जीवों में लैंगिकता। ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे कि पौधों में नर तथा मादा जनन अंग दोनों जब एक ही पौधे में पाए जाते हैं तब उन्हें उभयलिंगी, ठीक है, उभयलिंगाश्रयी कहा जाता है। जैसे मक्का, रेड़ी का जो होता है, रेड़ी का पेड़ होता है, ठीक है, और जो है खजूर होता है। ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जो है इनमें जो है एक ही पौधे में नर और मादा युग्मनक जो है दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। इसके बाद जो है हेडिंग डालेंगे द्विलिंगी। द्विलिंगी क्या होता है, तो जिस पुरुष में पुंकेसर, जिस पुष्प में, ठीक है, पुरुष नहीं है, जिस पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों विद्यमान होते हैं उस प्रकार के पुष्प को द्विलिंगी कहते हैं। यानी कि दोनों लिंग पाए जाते हैं, पुंकेसर और जो है स्त्री केसर दोनों। ठीक है। और उसके बाद जो है हेडिंग डालेंगे स्त्री के एक लिंगी क्या होता है, तो देखिए जिस पुष्प में केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर विद्यमान होते हैं तो उस प्रकार के पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। ठीक है। जैसे जो है कवक में प्रजातियां समजालिका तथा विषम जालिका हो सकती हैं। जैसे राइजोपस में, ठीक है, वे शरीर क्रियात्मक दृष्टिकोण से समान होते हैं परंतु विषम जालिका स्पीशीज में 2 प्रकार के थैलस पाए जाते हैं।
ठीक है। इनमें दोनों थैलस बाह्य आकार में तो समान होते हैं, परंतु शरीर क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न होते हैं। थैलस की इस अवस्था को विषम जालिका कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि आपका फ्यूनेरिया का पौधा सामान्यतः उभयलिंगाश्रयी होता है, अर्थात पुंधानी तथा स्त्रीधानी। ठीक है, यानी कि पुरुषधानी और जो है स्त्रीधानी एक ही पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है। साइकस अनावृत्ति पौधा होता है। ये सब देखिए जो पॉइंट है ना, ये सब जो है आपका जो विकल्पीय प्रश्न है उनमें जो है आपका मदद करता है। जैसे आपसे पूछ दिया कि साइकस जो है कैसा पौधा है, आप ऑप्शन में दे दिया अनावृत्ति, एकवृत्ति, ठीक है, द्विबीजपत्री, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए लिखवाए जाते हैं, आपको बताए जाते हैं, ताकि आपको जो है इनके बारे में जानकारी रहे। ऐसा ना हो कि एग्जाम में जो है ये नाम आप सुनते ही आप सोचे कि ये यार ये तो हम जो है पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं। ठीक है। फिर देखिए इसका पेड़ एक लिंगाश्रयी होता है, यानी कि जो साइकस होता है वो अनावृत बीजी पौधा होता है। ठीक है। और इसका पेड़ जो है एक लिंगाश्रयी होता है, यानी कि इसमें जो है एक ही पेड़ में पुरुष लिंग और जो है स्त्रीलिंग दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि पुंकेसर स्त्री केसर जिसमें को बोला जाता है वो जो है दोनों एक ही में होता है। ठीक है। देखिए अगला हेडिंग डालेंगे युग्मक संरचना के दौरान कोशिका का विभाजन। तो देखिए कोशिका का विभाजन कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए समयुग्मकी, ठीक है, स्पीशीज में एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, परंतु विषय युग्मक की स्पीशीज में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। इन्हें नर तथा मादा युग्मक कहा जाता है। युग्मक अगुणित होते हैं। ठीक है। अगुणित जनन में युग्मक सूत्रीय विभाजन द्वारा बनते हैं, परंतु द्विगुणित जनन में युग्मक अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा बनते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है शैवालों की तरह कवक तथा ब्रायोफाइट्स में भी पादप काया अगुणित होती है। ठीक है। पादप काया जो है अगुणित होती है। लैंगिक वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी से होता है, उनकी काया द्विगुणित होती है। ठीक है। युग्मक का जो है स्थानांतरण देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है। तो अगला हेडिंग डालेंगे युग्मक का स्थानांतरण। तो देखिए नर तथा मादा युग्मकों के बनने के बाद उनका कायिक रूप में एक दूसरे के निकट आना आवश्यक है। ये युग्मक एक दूसरे से संगलित होकर ठीक है, युग्मन की क्रिया को संपन्न करते हैं। पुष्पी पौधों में परागकण परागकोश से निकलकर परागण विधि द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तब इस क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है। यहाँ से देखिए परागण का भी परिभाषा लिख सकते हैं कि परागण क्या होता है। ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे कि वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद परागकण अंकुरित होते हैं। परागकणों से पराग नलिका निकलकर वर्तिकाग्र तथा वर्तिका से होती है। फिर पराग नलिका से नर युग्मक होते हैं। पराग नलिका अंडक के अंदर स्थित भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, जहां नर युग्मकों का विसर्जन होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए निषेचन क्या होता है। ठीक है, देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे जो है कि निषेचन। ये जो है निषेचन जो है दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और जो है आंतरिक निषेचन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि निषेचन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि पुष्पी पौधे, ठीक है, पुष्पी पौधों, जंतुओं, शैवाल, कवक तथा मनुष्य के लैंगिक जनन में निषेचन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। ग्रैमीट्स के युग्मन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज बनता है। यह लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण व रोमांचक घटना है। इसमें नर व मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मन बनता है, जो जीवन प्रारंभ करने वाली प्रथम कोशिका है, और इसे युग्मक या साइनगेमी या सिनगेमी भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो है दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो है वाह्य निषेचन। तो देख लेते हैं कि वाह्य निषेचन क्या होता है। ठीक है। तो ये जो है ये मादा प्राणी के शरीर के बाहर होता है। इसके लिए जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है।
यह बौना मैथुन अंगों से होता है, ठीक है। इससे इसमें असीमित संख्या में संतानें उत्पन्न होती हैं। इसमें संतानों के ऊपर जीविता के अवसर कम होते हैं, क्योंकि ये शिकारी जंतुओं का परभक्षण हो जाती हैं, ठीक है। इसमें व्यापक समकालिता की आवश्यकता होता है, जैसे उदाहरण के लिए बॉनी फिश, मेढक, ठीक है, जो जल और स्थल पर दोनों पर चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आंतरिक निषेचन क्या होता है, ठीक है। तो आंतरिक निषेचन में क्या लिखेंगे कि ये मादा प्राणी के शरीर के भीतर होता है। इसके लिए अंतदैहिक द्रव माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें मैथुन अंगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें सीमित संख्या में संतानें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। मैथुन अंगों की आवश्यकता होती है, मतलब कि इसमें जो है जनन अंगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक मादा जनन अंग होगा, एक जो है पूर्वी जनन अंग होगा, ठीक है। तभी जो है आंतरिक निषेचन होगा। इसमें सीमित संख्या में संतानें उत्पन्न होती हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है 20-50 जो है संतान ही उत्पन्न कर दे, ठीक है। एक जीवन काल में जैसे पुरुष महिला होता है, तो उनकी जो है एक लिमिटेशन होती है, एक जो है आपका जो है सीमा होती है कि हाँ 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, 4 बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। उसकी एक लिमिटेशन होती है 30 से जो है 40 से 45 साल तक या फिर 50 साल तक जो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 10, 12, 15, 20 जो है बच्चे ही पैदा कर दें, ठीक है। इसमें संतानों के उत्तरजीविका के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि संतानें गर्भाशय में सुनिश्चित रहती हैं। इसमें समकालिता कम होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए आपका जो है पादप, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। जंतु में रेप्टिलिया, एविज, मैमेलिया, ठीक है। अब देखिए युग्मनज क्या होते हैं, ये भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि युग्मनज क्या होते हैं या फिर जो है जाइगोट क्या होते हैं, ठीक है, तो आप जो है अगला हेडिंग डालेंगे युग्मनज, ठीक है। निषेचन क्रिया में नर युग्मक व मादा युग्मक के असंलयन से द्विगुणित संरचना बनती है, जिसे युग्मनज कहते हैं, और यह सर्वव्यापी संरचना है और लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में पाई जाती है, ठीक है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर जल में होता है, और आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण मादा के शरीर के भीतर होता है, ठीक है। युग्मनज का विकास वातावरण व जीवन चक्र पर निर्भर करता है। जब युग्मनज में कोशाभिका पाई जाती है, तो ऐसे युग्मनज को युग्माणु या जाइगोस्फीयर कहते हैं, और जब युग्मनज के बाहरी मोटी भित्ति पाई जाती है, तो इसे जो है निष्कर्षणा आस्पोर कहते हैं, ठीक है। ये निषिक्ताण एक द्विश्राती काल अवस्था है, और यह शुष्कन व क्षति से बचाता है, ठीक है। युग्मनज एक महत्वपूर्ण अवस्था है जो प्रजातियों की निरंतरता को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, ठीक है। एक टर्म आता है आपका भ्रूणोद्भव, ठीक है। अगला हेडिंग डालेंगे भ्रूणोद्भव, ठीक है। ये भ्रूणोद्भव क्या होता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह लैंगिक जनन की अंतिम घटना और इसके युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, इसलिए इसे भ्रूणोद्भव कहते हैं, ठीक है। भ्रूणोद्भव में कोशिका विभाजन व कोशिका विभेदन 2 क्रियाओं को शामिल किया गया है। इनमें कोशिका विभाजन में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, और कोशिका विभेदन में कोशिकाओं की जो है ऊतक अंग तंत्र बनते हैं, ठीक है। भ्रूणोद्भव के आधार पर प्राणियों को 2 प्रकार होते हैं, एक जो है अंडज और एक जो है जरायुज। अंडज क्या होते हैं, अंडज वो होते हैं जो कि अंडे देते हैं, और जो जरायुज होते हैं वो जो है बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। सिंपली जो है सिंपल भाषा में। बाकी अंडज के बारे में अगर लिखना हो तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, ये वे प्राणी जो निषेचित व अनिषेचित अंडे उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें अंडज या ओविपेरस कहा जाता है, ठीक है। ओविपेरस कहा जाता है, और इनके अंडों के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। इसे अंडोशकोश कहते हैं, अंडोकोश कहते हैं, ठीक है। क्लीरोइक अंडे कहते हैं, और ये प्राणी इन अंडों को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं, और इससे चूजे या शिशु बाहर निकलते हैं। इसे जो है हैचिंग क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे रेप्टिलिया,
रेबीज, ठीक है, एबीज, कुछ मेमेलिया टाइप के होते हैं जो कि आपका क्या कहते हैं, ये जो है अंडज होते हैं, ठीक है। जरायुज किसे कहते हैं? तो देखिए, जरायुज या विविपेरस ये वे प्राणी हैं जो शिशु उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें जरायु या विविपेरस कहते हैं। और इसमें भ्रूण का विकास, संरक्षण व पोषण मादा के गर्भाशय में होता है और यह निषेचित गर्भवती के पश्चात जो है प्रसव किया जाता है। शिशु को जन्म देते हैं और इनमें जो है उचित देखभाल व संरक्षण होता है, जबकि अंडज प्राणियों का जीवन जोखिमपूर्ण होता है और इन्हें जो है पर्याप्त पोषण व संरक्षण नहीं मिलता और शिकारी जंतुओं द्वारा इनका परभक्षण हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इस चैप्टर का पूरा जो है आपका जितने भी नोट्स में जो है जो भी चीज़ें लिखी हुई थी हमने आपको जो है बता दिया है, ठीक है। इस चैप्टर से बस इतने ही प्रश्न जो है आपसे इसी में से कोई ना कोई प्रश्न, एक दो प्रश्न जो है आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सारे जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर जो है क्लास 10 के सभी चैप्टर के नोट्स आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी, ठीक है। सभी चैप्टर के नोट्स जो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग सभी चैप्टर को जो है देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल और जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी